हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। आज रमाकांत जी अपने घर के बरामदे में आराम से कुर्सी पर बैठे हुए सुकून से गुनगुनी धूप सेंक रहे थे। अचानक उन्हें एक भीनी भीनी सी सुगंध आने लगी। देखा तो श्रीमती जी कुरकुरे पकौड़ों से भरी प्लेट लिए उनके सामने खड़ी थी। अपनी मनपसंद चीज़ देखते हुए पकौड़ों के शौकीन रमाकांत जी बहुत खिल उठे। अरे कमला जी, आप कैसे जान गए मेरे दिल की बात? कहते हुए रमाकांत जी ने हैरानी जताई तो कमला जी बोली, पतिदेव 35 साल हो गए आपके साथ रहते रहते, अब तो आपकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। यह तो आपने बिल्कुल सही कहा। इतने अच्छे से तो मैं खुद को नहीं जान पाया जितना आप मुझे जानती हैं। कमला जी मुस्कुराते हुए अपना रोजाना का सिलाई कढ़ाई का काम लेकर बैठ गए। यह क्या कमला जी, आप फिर से वही सिलाई कढ़ाई में मशगूल हो गई? अरे 2 ऑर्डर थे, बस वही पूरे करने हैं। आप तो जानती हैं कल मैं अपनी नौकरी से रिटायर हो रहा हूँ और कल से आप भी इस काम को बिल्कुल नहीं करेंगे। हर महीने दुकान का किराया आता है, फिर अब तो रिटायरमेंट के 40 लाख रुपए मिल ही जाएंगे हमें। महीने की पेंशन आएगी सो अलग, बाकी की ज़िंदगी ऐसो आराम से गुजार सकते हैं हम दोनों। ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में जीवन कैसे गुजरता गया पता ही नहीं चला, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी सुकून भरे पल आराम से गुजार ही नहीं सके। अब तो बस आराम भरी ज़िंदगी जीने का इरादा है। अभी रमाकांत जी और उनकी पत्नी वार्तालाप कर रहे थे कि इतने में उनकी फ़ोन की घंटी बजी। रमाकांत जी ने फ़ोन उठाया और बोले, हाँ बेटा रोहित, तुम लोग रिटायरमेंट की पार्टी की तैयारी के लिए सुबह सुबह पहुंच जाना। 2 ही दिन बाकी हैं, मोहित भी समय पर पहुंच जाएगा। जी पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। रमाकांत जी और कमला जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे रोहित का एक्सपोर्ट का कारोबार है और छोटा बेटा मोहित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है और बेटी सुप्रिया पति व बच्चों के साथ फरीदाबाद में रहती है। रमाकांत जी का फरीदाबाद में अपना एक पुश्तैनी मकान है जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और पास ही उनकी एक दुकान है जिसे उन्होंने किराए पर चढ़ाया हुआ है। अगले दिन उनके दोनों बेटे, बहू और पोता सुबह सुबह रमाकांत जी के घर पहुंच गए। पार्टी की सारी तैयारियां अच्छे से हो गईं। शाम को बेटी और दामाद भी समय पर पहुंच गए। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। काम की व्यवस्था के कारण उनकी बेटी और दामाद पार्टी खत्म होते ही चले गए। इस दौरान रमाकांत जी ने महसूस किया कि उनका छोटा बेटा रोहित उनसे कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। पार्टी समाप्त होने के बाद उन्होंने रोहित को बुलाया और कहा, रोहित, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे? पिताजी, अब तो आप रिटायर हो गए हैं तो मैं और रिया चाहते थे कि अब आप दोनों हमारे साथ रहें। यह सुनकर माँ बोली, लेकिन बेटा इसकी क्या आवश्यकता है, यहाँ अपना घर है और फिर यहाँ के माहौल की हमें आदत हो गई है। इस पर रमाकांत जी बोले, कमला, अगर रोहित और बहू चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, इसमें तो हर्ज ही क्या है। बेटे और बहुओं से इस उम्र में सेवा नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे? अरे वाह, दादू दादी हमारे साथ जाएंगे। कहते हुआ पोता राघव नाचने लगा। रसोई घर में खाना पकाती हुई छोटी बहू ये सब बातें सुन रही थी। खाना छोड़कर वह तुरंत अपने पति की ओर भागी। मोहित, जो टेंट और कैटरिंग वालों का हिसाब करके वापस आ रहा था, अपनी पत्नी को देखते ही बोला, अरे क्या हो गया, भागते हुए क्यों आ रही हो? कोई आसमान टूट पड़ा है क्या? ऐसे ही कुछ समझो। क्या मतलब? अरे बड़े भैया माँ और बाबूजी को अपने घर ले जाने के लिए कह रहे थे तो बाबूजी भी मान गए हैं। अब सारा रिटायरमेंट का पैसा बड़े भैया हड़प ले जाएंगे और आप हाथ मलते ही रह जाएंगे। देख लेना। ऐसे कैसे जाएंगे? मैं अभी बाबूजी से बात करता हूँ। कहते हुए मोहित बाबूजी के पास पहुँच गया। बाबूजी, अब हम आप दोनों को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। अब आप लोग हमारे साथ ही चलेंगे। अपना सामान पैक कीजिए। अंदर आते ही मोहित बोला,
तो छोटी बहू भी पीछे पीछे आ गई। बाबूजी मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा विचार तो अच्छा है तुम्हारा, पर तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। अब तो रोहित के साथ जाने का प्रोग्राम बन चुका है। यह सुनकर मोहित के चेहरे पर उदासी छा गई। छोटे बेटे की उदासी माँ बाबूजी से देखी ना गई। दोनों अपने कमरे में जाकर कुछ बात करने लगे। फिर कुछ देर बाद बाहर निकलकर बोले, बच्चों हमने एक फैसला किया है। बेटे और बहुएं बड़ी फुर्ती से उन दोनों के पास दौड़कर आए तो बाबूजी बोले, हमारे दोनों बेटे हमसे कितना प्यार करते हैं। यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक ही समय पर हम दोनों के साथ एक ही जगह नहीं रह सकते हैं ना। इसीलिए हमने सोचा है कि हम 6 महीने रोहित के पास रहेंगे और 6 महीने मोहित के पास। मुझे लगता है हमारा फैसला सबको पसंद आएगा। सब लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। अगले ही दिन दोनों बेटा बहू मिलकर माँ बाबूजी का सामान पैक कर देते हैं और माँ बाबूजी अपने बड़े बेटे रोहित के साथ चले जाते हैं। घर पहुँचते ही रोहित का बेटा राघव अपने दादा दादी का सामान जल्दी से अपने कमरे में ले जाता है। दादा दादी तो आज से मेरे साथ रहेंगे, कहते हुए राघव खुशी से उछल रहा था। अपने बेटा बहू और पोते का साथ पाकर रमाकांत जी की रिटायरमेंट की खुशी दोगुनी हो गई। घर में सभी सुख सुविधा के साधन उपलब्ध थे। बेटा और बहू दोनों उनके सम्मान में झुके रहते थे। बहू उनके खाने पीने को लेकर दवाइयाँ का सारा ध्यान रखती और उधर बेटा कहता, बाबूजी हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें आप जैसे माँ बाप मिले। बड़े बूढ़ों की सेवा तो नसीब वालों को ही मिलती है। रमाकांत जी और कमला जी अपने बच्चों की बातें सुनकर गदगद होते और बेटा बहू उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरा शहर घुमाने ले गए, विभिन्न दर्शनीय स्थान दिखाए। ऐसे बेटा बहू पाकर रमाकांत जी और कमला जी स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। कमला जी बहू बेटे की बुराइयां करने वाली अपनी पड़ोसियों के बारे में कहती हैं कि वो लोग बहुओं को सताती होंगी, तभी तो उनकी बहुएं बात नहीं मानती होंगी। मेरी बहुओं को मैं अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, तभी तो वो मुझे पूरा सुख और आराम देती हैं। रमाकांत जी भी बेटों की प्रशंसा करते हुए नहीं रुक रहे थे। लोग तो यूं ही डरते हैं कि शादी के बाद बेटा अपना नहीं रहता, पत्नी की ही बात मानता है। हमारा बेटा देखो, शादी के बाद भी श्रवण कुमार है। सब संस्कारों का खेल है श्रीमती जी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रमाकांत जी और कमला जी अपने पोते के साथ बैठकर टेलीविज़न का आनंद ले रहे थे तो बड़ा बेटा रोहित उनके पास आया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। पिताजी मैं बर्बाद हो गया, कपकपाती हुई आवाज में रोहित बोला। क्या हुआ बेटा, कुछ तो बताओ। रमाकांत जी तानावाग्रस्त होकर उतावले हुए जा रहे थे। वो हमारा एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर था जो कि रिजेक्ट हो गया, वापस भेज दिया गया है। अब लाखों का उत्पादन कौड़ियों के दाम भी नहीं बिकेगा। हे राम, यह कैसे हो गया। बड़ी बहू चिल्लाई और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। इस पर रमाकांत जी बोले, बेटा मुश्किल ही तो जीवन का हिस्सा है, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, बस तुम अपना धीरज मत खोना। रोहित को तो पिताजी यह सब बातें कह रहे थे, परंतु मन ही मन स्वयं भी कुछ परेशान से थे। 2 दिन बाद सब लोग रात को खाना खाकर सो रहे थे। रोहित बोला, पिताजी आपसे कुछ बात कहनी। हाँ बोलो बेटा। पिताजी आप तो मेरे बिजनेस की हालात जानते ही हैं। अब मुझे अपने बिजनेस को नए सिरे से जमाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे 50 लाख चाहिए। मुझे आपकी मदद की सख्त आवश्यकता है। आपके पास बैंक में जो पैसा पड़ा है वह आप मुझे कुछ समय के लिए दे दीजिए। काम दोबारा पटरी पर आते ही मैं उसे वापस कर दूंगा। रोहित हाथ जोड़कर रमाकांत जी के चरणों में बैठ गया। पिताजी मुझे आपका ही सहारा है। रमाकांत जी और कमला जी अपने बेटे की ऐसी हालत कैसे देख सकते थे। तू चिंता मत कर बेटा, कहते हुए रमाकांत जी
कुछ सोच विचार में पड़ गए। रिटायरमेंट में मिले हुए पैसे और कुछ जमा पूंजी मिलाकर 50 लाख हो जाएंगे। मुसीबत की घड़ी में मेरे बेटे को मेरी आवश्यकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, और फिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। ये सोचकर बैंक में रखे सारे पैसे रोहित को सौंप दिए। रोहित अपने माता पिता जी के पैर छूकर कृतज्ञता जाहिर करने लगा। उसने वादा किया कि बिजनेस संभलते ही पैसे लौटाना शुरू कर देगा और साल भर में पूरी रकम लौटा देगा। अपना फर्ज निभाकर माँ बाबूजी राहत का आभास कर रहे थे। कुछ समय बीता तो एक दिन मोहित का फोन आ गया। माँ, कैसे हैं आप दोनों? आज मैं आप दोनों को लेने आ रहा हूँ। सामान पैक करके तैयार रहिएगा, आखिर हमें भी तो थोड़ी सी सेवा करने का मौका दीजिए। सुनते ही कमला जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं मोहित बेटा, तुम शाम को हमें लेने आ जाना, हम तैयार रहेंगे। फोन रखते ही कमला जी ने अपने कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। शाम को मोहित और छोटी बहू उन्हें लेने आ गए, लेकिन रमाकांत जी का पोता राघव अपने दादा दादी को जाने ही नहीं देना चाहता था। कुछ दिनों में फिर मिलने आएंगे कहकर रमाकांत जी और कमला जी बड़ी मुश्किल से वहां से विदाई ली। सेवा करने में भी छोटा बेटा और बहू भी कुछ कम नहीं थे। छोटी बहू अपने सास ससुर को बिस्तर पर ही भोजन की थाली लाकर देती थी। उनके कपड़े अच्छे से धोकर इस्त्री करवा कर देती थी। रात को दूध का गिलास भी देकर जाती। दोनों वृद्धाजन ये देखकर सोचते कि उनके बच्चों ने उन्हें धन्य कर दिया। एक दिन छोटी बहू के कहने पर मोहित ने पिताजी से कहा, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि हमने यह फ्लैट लोन पर खरीदा था। अपनी नौकरी में दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद मैं अभी तक किस्तें भर ही रहा हूँ। यदि आप रिटायरमेंट के पैसे से कुछ मदद कर देते तो। सुनकर रमाकांत जी सोच में पड़ गए और अपनी पत्नी की ओर देखने लगे। अपने सास ससुर की कुछ क्षणों की चुप्पी छोटी बहू के सब्र पर भारी पड़ रही थी। फिर भी उन्हें तिरछी नजरों से देखते हुए उसने कुछ न बोलना उचित समझा। कुछ सोच विचार कर रमाकांत जी ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता देना ही उचित समझा। रिटायरमेंट के पैसे और बैंक की जमा पूंजी उन्होंने रोहित को दे दी थी। यह सुनकर मोहित और छोटी बहू हक्का बक्का रह गए। इस पर छोटी बहू स्वयं को रोक ना पाई। हाय हाय, आप लोगों ने अपनी सारी खून पसीने की कमाई रोहित भैया को दे दी। इतना भी नहीं सोचा उन पैसों पर आपके छोटे बेटे का भी हक है। बहू की बातें सुनकर रमाकांत जी हक्के बक्के रह गए। फिर स्वयं को संभालते हुए बोले, उन लोगों को पैसों की सख्त जरूरत थी। कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ था उसे, और फिर रोहित ने रुपया उधार ही तो लिया है। उसने मुझसे वादा किया है कि जैसे ही दोबारा कमाने लगेगा थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे लौटाना शुरू कर देगा और साल भर में पूरी रकम वापस लौटा देगा। ये तो वक्त ही बताएगा पिताजी, कहते हुए मोहित पैर पटकता हुआ अपनी नौकरी पर चला गया और छोटी बहू जलते भूनते हुए रसोई में चली गई। रमाकांत जी और कमला जी बेटे बहू की बातें सुनकर सन्न रह गए। हमेशा मान सम्मान करने वाले और सलीके से पेश आने वाले बेटा बहू इस प्रकार आंसू बहनी व्यवहार कैसे कर सकते हैं? उन दोनों के मन में चिंताओं का बोझ आ पड़ा। रमाकांत जी अपनी पत्नी से बोले, कमला, हमने अपने बेटे की मदद करके क्या गलती की है? रुपया क्या बेटे से ज़्यादा कीमती था? सप्ताह में 1 या 2 बार रोहित अपने माँ पिताजी को फ़ोन करके हालचाल पूछ लेता था, लेकिन कुछ समय बीत गया था, उसका फ़ोन नहीं आया। रमाकांत जी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब रोहित उन्हें कुछ पैसे लौटाएगा और उस दिन वह मोहित को दिखा देंगे कि अपने बड़े बेटे पर विश्वास करके उन्होंने कोई गलती नहीं की। उसके बाद भी 2 महीने बीत गए और रोहित का फ़ोन नहीं आया। रमाकांत जी ने रोहित को फ़ोन करके कुछ पैसे लौटाने के लिए कहे, लेकिन
रोहित ने यही कहकर फोन रख दिया कि कुछ समय और लगेगा, अभी तंगी चल रही है और आप अभी कुछ महीने मोहित के पास ही रहिए। रोहित के इस रूखे व्यवहार का कारण उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते महीने बीतते चले गए, लेकिन रोहित ने 1 रुपया भी नहीं लौटाया और ना ही उन्हें अपने साथ ले जाने आया। आखिर एक दिन रमाकांत जी ने ही रोहित के घर चले गए और अपने रुपयों के बारे में पूछ लिया तो जवाब में रोहित शेर की तरह गरजने लगा। आप लोग कैसे माता पिता हैं, बेटे के दुख में भी आपको अपना पैसा प्यारा है। अभी तो कुछ काम संभलने ही लगा है, अभी इतना सारा पैसा निकाल लूँगा तो आगे कैसे काम चलेगा। बड़ी बहू यह बातें सुनकर बाहर आई और कहने लगी, बाबूजी आपके पास रुपए की कमी है क्या? वैसे भी तो पैसा बैंक में ही पड़ा था। यह पैसा लेकर हम लोग कोई सुख सुविधा का सामान तो नहीं जुटा रहे हैं, आपके बेटे के काम ही तो आ रहा है। बहू और बेटे की बात सुनकर रमाकांत जी झड़वत रह गए। रुपए के साथ साथ उनका मान सम्मान भी चला गया था। दोनों में से किसी ने उन्हें बैठने तक का नहीं कहा और रमाकांत जी अपमान का घूंट पीकर वापस आ गए। रात को मोहित आया। आते ही पिताजी से पूछा, पिताजी पैसे मिल गए? रमाकांत जी कसम में पड़ गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दें। फिर कुछ सोचकर बोले, रोहित कह रहा था कि काम कुछ संभल जाएगा तो पैसे वापस दे देगा। पिताजी आप यह जो नजरें चुराकर बात कर रहे हैं ना, साफ साफ पता चल रहा है कि भैया ने इनकार कर दिया है। पैसा देने से आंसुओं से सराबोर आंखें लिए रमाकांत जी बोले, बेटा तू ठीक कह रहा था, रोहित रुपए वापस नहीं करना चाहता। मैं जानता था यह सब बड़े भैया की चाल थी। आपसे पैसा हथियाने के लिए सब ढोंग किया था उन्होंने। यह सुनते ही छोटी बहू जो कब से होंठ सिले हुए बैठे थे चिढ़ते हुए बोली, पिताजी ऐसे तो नहीं चलेगा। एक बेटे पे इतनी मेहरबानी और दूसरा बेटा हाथ मलते रह जाए। आप तो दोनों बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं। हमने तो सुना था कि माँ बाप को सभी बच्चे एक समान प्रिय होते हैं। यह सुनकर रमाकांत जी को अपराध बोध होने लगा। ऐसा नहीं बहू, हमारे लिए तुम सब एक समान हो। तो ठीक है, यदि ऐसी बात है तो आप अपनी गांव वाली दुकान मेरे नाम करवा दीजिए। मोहित बोला, बेटा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे हमें यह दिन दिखाएंगे, कमला जी ने कहा। तो रमाकांत जी बोले, नहीं कमला, यदि बेटे बहू ने हमसे हमारे प्यार का सबूत मांग ही लिया है तो ठीक है, मैं कल ही गांव वाली दुकान मोहित के नाम करवा देता हूँ। रमाकांत जी के इतने कहने की देरी थी कि मोहित और छोटी बहू के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आखिरकार उनकी चाल भी कामयाब हो ही गई थी। अपने कमरे में जाने के बाद कमला जी ने रमाकांत जी से कहा, एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करना कहाँ की समझदारी है। मैं क्या करता कमला, मेरे सामने और कोई चारा न था। लेकिन जरा यह भी तो सोचिए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। कोई बात नहीं कमला, हमने अपनी संतान के प्रति अपना फर्ज पूरा कर दिया है। जो हमारे मृत्यु के बाद उन्हें मिलना था वह उन्हें पहले ही मिल जाएगा। और फिर कुछ दिनों में इस महीने की पेंशन भी तो आ जाएगी और दुकान का किराया भी। कुछ दिन बीत गए लेकिन दुकान का किराया नहीं आया। तो रमाकांत जी ने किराएदार को फ़ोन लगाकर किराए के बारे में पूछा। किराया तो मैंने दे दिया है रमाकांत जी, किराएदार ने कहा, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। आपने किसे दिया है? दुकान के नए मालिक मोहित को। किराएदार का जवाब सुनकर रमाकांत जी के जैसे एकदम से झटका सा लगा। पति पत्नी दोनों मानसिक वेदना से गुजर रहे थे। घर तो पराया लग रहा था, अब तो अपना खून भी पराया हो चुका था। कमला जी ने वापस घर जाने की बात की तो रमाकांत जी कहने लगे, अपने बेटों के साथ कितनी शान से निकले थे,
अब वहीं वापस जाएंगे तो जग हंसाई होगी। अगले दिन सुबह सुबह उनकी बेटी का फ़ोन आया। माँ, बाबूजी, हैप्पी न्यू ईयर एनिवर्सरी की खुशी जताते हुए बेटी सुप्रिया की आवाज़ सुनी तो कुछ देर के लिए उदासी छोड़कर दोनों के चेहरे खिल उठे। इतने दिनों की परेशानी में दोनों भूल ही गए थे कि आज उनकी शादी की सालगिरह है। बेटा, अच्छा किया तूने जो फ़ोन किया, हमें तो याद ही नहीं था। अब याद आ गया है तो आज मैं तुम्हारी माँ के साथ मंदिर जाकर माथा टेक कर आता हूँ। दरअसल शादी की हर सालगिरह पर रमाकांत जी और कमला जी भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर जाया करते थे। चलिए श्रीमती जी, तैयार हो जाइए। होठों पर मुस्कुराहट लिए रमाकांत जी ने कहा तो कमला जी भी खुशी से तैयार होने लगी। जल्दी मंदिर जाकर माथा टेका और प्रसाद चढ़ाया। साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद किए और कुछ देर सुकून से बैठे। वापस आने के लिए जैसे ही मंदिर की सीढ़ी से उतरने लगे, अचानक रमाकांत जी का पैर फिसला और सारी सीढ़ी पर लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया। बेटे बहू भी वहां पहुंच गए, लेकिन उनके दिमाग पर गंभीर चोट आने के कारण उन्हें बचाया ना जा सका। कमला जी यकीन नहीं कर पा रही थी कि कुछ समय पहले ही उन्होंने हंसते हुए बिताए थे। रमाकांत जी उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। उन्हें गहरा सदमा लगा। बेटी को जब इस बात का पता लगा तो रोते बिलखते हुए अपने पति के साथ वहां पहुंच गई। रमाकांत जी का क्रियाक्रम कर दिया गया। रमाकांत जी तो चले गए, लेकिन कमला जी का जीवन अब कांटों की सेज पर अधिक न रह गया था। अब वह हर चीज के लिए अपने बेटों के ऊपर आश्रित हो गई थी। सब कुछ तो अपने बेटों को दे चुके थे रमाकांत जी। अब तो कमला जी पाई पाई के लिए मोहताज हो गई और उधर कुछ कारणों से रमाकांत जी के पेंशन मिलने में भी देरी हो रही थी। माँ के दुख को समझते हुए बेटी सुप्रिया कभी कभार अपनी माँ की ज़रूरत का सामान ले आते थे। कमला जी मन ही मन सोचती कि दोनों बेटे के होते हुए भी उन्हें बेटी पर आश्रित रहना पड़ रहा है। कुछ दिन बाद उनके पोते का जन्मदिन आया तो रोहित माँ को अपने घर लेकर आया, लेकिन पोते राघव को उपहार देने तक के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था। अपने पोते को जन्मदिन के अवसर पर वो शर्म से ही जमीन पर गाड़ी जा रहे थे। इतना ही काफ़ी नहीं था, अब तो दोनों बेटे भी माँ की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे थे। बेटी सुप्रिया को जब इस बात का पता चला तो वह माँ से मिलने आ पहुँची। माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, अब से आप हमारे साथ रहेंगे। मैं आपको इस हालत में अब और नहीं देख सकती। कहते हुए सुप्रिया रो पड़ी, लेकिन कमला जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, उम्र के इस पड़ाव में मैं बेटी पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती हूँ। कहते हुए कमला जी ने अपना सामान पैक करने लगी। बेटी सुप्रिया ने भी उनकी मदद की और अपनी माँ को उनके पुश्तैनी घर में ले आई। 2 दिन अपनी माँ के साथ रहकर सुप्रिया अपने घर लौट आई, लेकिन हर समय बेटों द्वारा दिए गए घाव उन्हें पीड़ा देते रहे। सुप्रिया समय समय पर अपनी माँ का हाल चाल जानने आ जाया करती थी। एक दिन शाम को जब सुप्रिया अपनी माँ से मिलने घर आई तो देखा कमला जी रमाकांत जी की आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी। हाथ में रमाकांत जी की तस्वीर लिए सुप्रिया आते ही बोली, ना जाने क्यों दिल बैठा जा रहा था तो सोचा आपसे मिलने ही आ जाऊं। लेकिन सुप्रिया यह देखकर हैरान थी कि उसके आने पर माँ के चेहरे पर कोई भाव न थे। माँ, ओ माँ, कहाँ खो गई? सुप्रिया ने माँ को जैसे ही हाथ लगाया तो कमला जी निडल होकर कुर्सी से गिर पड़ी। उनके प्राण निकल चुके थे। आज बूढ़े माँ बाप दुनिया से नहीं बल्कि अपने बेटे से ही हार गए। दोस्तों,
बच्चे यही भूल जाते हैं कि ये माँ बाप ही हैं जिन्होंने हमें अच्छी ज़िंदगी दी और जीने के काबिल बनाया। जितना प्यार हम अपने बच्चों को करते हैं, क्या उतना प्यार हम अपने बूढ़े माँ बाप को दे पाते हैं? शायद नहीं। अगर माँ बाप बीमार भी हो जाएं तो सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ इलाज करवाते हैं, लेकिन माँ बाप की जगह ईश्वर से भी ऊंची होती है। यह बात तब समझ आती है जब हमारे बच्चे हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं। जो बोएंगे वही तो काटेंगे, यही तो सृष्टि का नियम है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बूढ़े माँ बाप की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।